नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एनालिसिस पे। इस वीडियो में हम लोग प्यूरिटी पिटीशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये शब्द प्यूरिटी पिटीशन है, इसका हिंदी होता है निवारक याचिका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। प्यूरिटी पिटीशन या जो निवारक याचिका है, क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको इधर समझ लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जब ये अपना न्यायिक कार्य करते हैं, तो न्यायिक कार्य जब करते हैं तो ये पूरी तरह से सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। तो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है? कहता है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। इसका हिंदी है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय स्पष्ट और संदेह से परे किया गया है, ऐसा दिखना भी चाहिए। तो ये जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, किसी भी जो लोकतांत्रिक देश के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि क्या हो, जो वहाँ के लोग हैं उनके न्यायपालिका में, जो कोर्ट है उसमें विश्वास बना रहे। तो यहाँ तक तो ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है यहाँ पे, जो जस्टिस होते हैं ये भी क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये भी मानव प्राणी होते हैं। अब मानव प्राणी हैं तो इनसे भी कुछ न कुछ गलतियां हो जाएंगी। तो इनसे कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, इतनी सावधानी बरतने के बाद भी जब ये डिसीजन देते हैं तो किसी मामले में कहीं गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए न्यायपालिका द्वारा ही, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया, विकसित किया गया। उसी कंसेप्ट को किया गया क्यूरेटिव पिटीशन। तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा को क्या किया गया है? न्यायपालिका के द्वारा विकसित किया गया। तो कब क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल किया जाता है, इसकी याचिका को कब दाखिल करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे चल। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि जो अफेक्टेड पर्सन है, पीड़ित पक्षकार है, तो उसका जो रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है, तो उसके बाद उसको क्या उपचार प्राप्त है। तो रिव्यू पिटीशन का है जो संविधान का जो आर्टिकल 137 अनुच्छेद 137 में रिव्यू पिटीशन का प्रावधान किया गया है। तो जब वो खारिज हो जाता है तो जो अफेक्टेड पर्सन है उसको क्या उपचार प्राप्त है। मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या किया? कोई ऑर्डर दिया, ऑर्डर जजमेंट या कुछ भी दिया, तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध है। तो विरुद्ध है तो अफेक्टेड पर्सन है, पीड़ित व्यक्ति है। अफेक्टेड पर्सन, अफेक्टेड पर्सन कहाँ गया? रिव्यू में गया। रिव्यू पिटीशन संविधान का जो आर्टिकल 137 है उसमें गया, रिव्यू में, रिव्यू पिटीशन में गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका रिव्यू पिटीशन क्या कर दिया जाता है? खारिज कर दिया जाता है। यही यहाँ पे बोला गया, खारिज कर दिया जाता है। तो उसको क्या अधिकार प्राप्त है, क्या उपचार प्राप्त है, कहाँ पर जाएगा ये? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने के बाद क्या वो संविधान का अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत याचिका दाखिल कर सकता है। तो रिव्यू पिटीशन जब खारिज हो जाता है तो उपचार पूछ रहा है, क्या उपचार प्राप्त है। तो एक उपचार ये पूछ रहा है कि क्या 32 में जा सकता है या कोई अन्य है, कोई अन्य उपचार है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो 2002 में एक मामला आता है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा। इसी मामले में ओरिजिन किया गया, इसका निर्माण किया गया, निर्माण या इसको विकसित विकसित किया गया। इसको क्यूरेटिव पिटीशन, निवारक याचिका को। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किसी रिव्यू याचिका, समीक्षा रिपोर्ट, रिव्यू याचिका के खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक निवारक याचिका पर विचार कर सकता है, यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन पे विचार कर सकता है और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय की विफलता को रोकने के लिए अपने निहित शक्तियों का, इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे जो है उपचार या तो 32 में जाएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो पूछ रहा है क्या 32 में आर्टिकल 32 में जा सकता है या कोई अन्य उपचार है। तो ये क्या है? अन्य उपचार में क्या? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अन्य उपचार विकसित किया गया। उस उपचार का क्या नाम है? क्यूरेटिव पिटीशन, निवारक याचिका। तो जब आर्टिकल जो 32 है, सॉरी आर्टिकल 37 में जो उसका रिव्यू खारिज हो जाता है,
तब क्या आ जाएगा, निवारक याचिका में जा सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकता है। क्यों जाएगा, कि जो उसके द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया का जो दुरुपयोग किया गया उसका, या न्याय की विफलता, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और एब्यूज ऑफ प्रोसेस, एब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए, और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए कहाँ जा सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकता है। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, तो ये क्यूरेटिव पिटीशन जो है, न्यायालय इसका प्रयोग, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका प्रयोग अपने निहित शक्तियों का प्रयोग करके करता है, इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके जो क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकता है, उसका प्रयोग करके उसको रिव्यू कर सकता है। आगे देख, तो यहाँ पे विकसित क्या हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन जो उपचार है, एक आर्टिकल 32 है, इसको आगे हम लोग देखेंगे कि ये आर्टिकल 32 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। एक तो हो गया, आर्टिकल 32 अभी बचा है, और ये क्यूरेटिव पिटीशन। तो उपचार क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकता है। किस मामले में कहा गया, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में 2002 मामला है। अब आर्टिकल 32 को देखते हैं। तो ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसी समय यह भी तय किया गया कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने पर तो पीड़ित कुछ शर्तों के अधीन क्यूरेटिव पिटीशन में दाखिल कर सकता है। तो वही जो पीछे बताए हैं, तो जब डिसमिस हो गया आर्टिकल 137 में, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, तो इसका उपचार क्या था, 32 यहाँ पर मना कर दिया गया। इसी रूपा अशोक हुर्रा के मामले में इसको क्या कह दिया गया, कि जो आर्टिकल 32 में कोई भी व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश या डिसीजन आता है और रिव्यू पिटीशन में उसको खारिज कर दिया जाता है, तो उसको आर्टिकल 32 में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन वही बचा एक, क्यूरेटिव पिटीशन का। तो ये भी क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन अधिकार के रूप में नहीं जाएगा वो व्यक्ति, कुछ शर्तों के अनुसार, उस पर कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए उन शर्तों को पूरा करेगा, तभी वो जाएगा वहां पे क्यूरेटिव पिटीशन में। तो शर्त क्या है, पहला शर्त है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ होना चाहिए, यानी प्राकृतिक न्याय के जो सुने जाने का अधिकार है उससे वंचित कर दिया गया हो, या ऐसी परिस्थिति जिसमें अफेक्टेड पर्सन को नोटिस ही नहीं दिया गया, नोटिस देना जरूरी है, और अफेक्टेड पर्सन को नोटिस ही नहीं दिया गया हो, उसके खिलाफ आदेश दे दिया गया हो, या प्रक्रिया के दौरान उसकी सुनवाई नहीं हुई हो, प्रक्रिया के दौरान क्या हो, उसको जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर न दिया गया हो, तो ये क्या करेगा, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होता है। तो जब नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो जाता है, तब उसको अवसर मिलता है, कहाँ जाए, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकता है। दूसरा है, मामले से संबंधित न्यायाधीश जो है पक्षपात हो जाए, वो किसी वक्त जो मामले को सुनवाई कर रहा है, जो जस्टिस है, वो क्या कर रहा है, पक्षपात का जो बायस हो जाए, किसी व्यक्ति के पक्ष में अपना डिसीजन देने लगे, मतलब रिश्तेदार सगे संबंधी या कोई पैसे से धन संबंधी कोई संबंध हो जाता है और उसके पक्ष में डिसीजन देने लगता है, तो पक्षपात हो जाता है, बायस। अच्छा, तीसरा है, कोर्ट की प्रक्रिया का जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जो प्रक्रिया उसका दुरुपयोग करता है, यानी कि जो उसको पावर नहीं दिया गया है उस पावर का प्रयोग कर लेता है, जो पावर जज को नहीं दिया गया है उसका प्रयोग कर लेता है, या जो पावर उसको प्रयोग करना चाहिए, जिस पावर का प्रयोग करना चाहिए उसका प्रयोग नहीं करता है, ये हो जाएगा प्रक्रिया का दुरुपयोग। आगे है चौथे नंबर पे, पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय की असफलता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यहाँ पे प्यूरिटी पिटीशन का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं। अब क्या शर्तें हैं, पीछे जो बताया गया है कि जो अफेक्टेड पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन, तो जब रिव्यू जाता है, रिव्यू में डिसमिस हो जाता है, तो डिसमिस हो जाने के बाद क्यूरेटिव में जाएगा, निवारक याचिका में, तो वहां पे जाएगा, तो पीछे बताया गया है कि कुछ शर्तों के अधीन जाएगा, यानी कि कोर्ट के द्वारा कुछ शर्तें दी गई है, अगर वो शर्तें पूरा करता है तभी वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो क्या क्या शर्तें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला शर्त क्या कहता है, पहला शर्त कहता है कि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जो आधार बताए गए हैं उसे रिव्यू पिटीशन में उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उठाया नहीं गया। यानी कि क्या कह रहा है, कि जो क्यूरेटिव पिटीशन में ग्राउंड से ही जाते हैं, किसी भी कोई भी याचिका दाखिल करते हैं तो कुछ आधार बताते हैं, तो क्यूरेटिव पिटीशन में जो आधार बताया गया है, जो आधार दिया गया है कि इस आधार पर हम याचिका दाखिल करना चाहते हैं, तो उसको क्या है, रिव्यू में 137 में उसको उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उसको उठाया नहीं गया, भूल गया होगा, चाहे किसी अन्य कारण से उठाया नहीं गया, तो वो क्या कर सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन में दाखिल कर सकता है। और सेकंड नंबर पे है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताएं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली गई है,
तो यह क्या कर रहा है कि याचिका दाखिल करने से पहले, सुप्रीम जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा क्या करना चाहिए कि प्रमाण पत्र प्रमाणित करवा लेना चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित आवश्यकताएं है, रिक्वायरमेंट है, वो सब पूरी कर ली गई है और याचिका दाखिल कर सकता है। थर्ड नंबर पर कह रहा है कि विचारण के दौरान किसी भी चरण में अगर न्यायालय को यह लगता है कि क्यूरेटिव पिटीशन न्यायहीन विदाउट मेरिट्स है, तो न्यायालय याचिकाकर्ता को आर्थिक दंड लगा सकती है। तीसरे नंबर पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि व्यक्ति गया क्यूरेटिव पिटीशन में, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनसे प्रमाणित करा के क्यूरेटिव पिटीशन में गया। तो तीसरे नंबर पर यह कहता है कि यह क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसकी सुनवाई की जाती है। तो सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो है विदाउट मेरिट, ये न्यायहीन आधारहीन है, ये इसको दाखिल ही नहीं करना चाहिए, विदाउट मेरिट में कोई मेरिट ही नहीं है, तो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? जो याचिका करता है, जो अफेक्टेड पर्सन है, उस पर आर्थिक दंड लगा सकता है, आर्थिक दंड लगा सकता है। अगला शर्त क्या कहता है? अगला शर्त कहता है कि याचिका को सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को भेजना चाहिए। वरिष्ठ न्यायाधीश इस बात पर विचार करेंगे कि याचिका की सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं। अगर याचिका की सुनवाई की जानी चाहिए तो जहां तक हो सके उसी पेठ की समक्ष, सेम बेंच के समक्ष सुनवाई को लिए भेजना चाहिए जिन्होंने रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की थी। तो ये शर्त क्या कर रहा है? ये शर्त कह रहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए आवेदन दिया गया है, याचिका दाखिल किया गया, तो याचिका को कहाँ भेजा जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुआ, तो क्यूरेटिव पिटीशन जब याचिका दाखिल किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। तो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेंगे? ये विचार करेंगे कि इस पे सुनवाई की जानी चाहिए, यानी कि ग्राउंड है कि नहीं है, इस पे विचार करेंगे। अगर इन्हें लगता है कि ग्राउंड है, यानी कि विचार किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, तो क्या करेंगे? जहां तक हो सके ये क्या प्रयास करेंगे कि उस बेंच के समक्ष जो रिव्यू पिटीशन 137 की सुनवाई की है, जो जिन्होंने रिव्यू पिटीशन को खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश 137 में रिव्यू पिटीशन को खारिज किए हैं, उसी बेंच के समक्ष इसको क्यूरेटिव पिटीशन को भी भेजा जाएगा, यानी कि सेम बेंच के समक्ष क्या किया गया? रिव्यू पिटीशन को भेजा जाएगा सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि क्यूरेटिव पिटीशन को दायर करने का उपाय रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में उपलब्ध है। इसके लिए मजबूत कारण होना चाहिए, स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। क्या कहा गया उसी केस में आगे कि ये क्या है? बच्चों का खेल नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, यानी कि जब मर्जी तब इसमें नहीं जाएंगे, कुछ कारण होना चाहिए, स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, और विरल से विरलतम स्थिति में ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। आगे यह भी कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा प्रमाणित किया जाना औपचारिक नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा वह ग्राउंड भी बताना होगा जिसके लिए व्यक्ति क्यूरेटिव पिटीशन का लाभ ले रहा है। ऐसा प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में क्यूरेटिव पिटीशन का लाभ नहीं लिया जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है? तो जो क्यूरेटिव पिटीशन पीछे का दाखिल करने से पहले बताया गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता से क्या करेगा? प्रमाणित कराएगा। तो ये प्रमाणित किया जाना क्या है? केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। जो प्रमाणित करने वाला अधिवक्ता है वो ग्राउंड भी बताएगा कि किस ग्राउंड पे क्यूरेटिव पिटीशन का याचिका दाखिल किया जा रहा है। अगर ये ग्राउंड नहीं बताता है या प्रमाण पत्र नहीं देता है तो क्यूरेटिव पिटीशन का लाभ नहीं लिया जा सकता, अर्थात क्यूरेटिव पिटीशन याचिका जो है दाखिल नहीं की जा सकती है। आगे 2023 में केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन कार्बाइड। तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट जो क्यूरेटिव पिटीशन का जो एरिया है, जो उसका दायरा है, उसको संकुचित कर दिया गया, उसको सीमित कर दिया गया और उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें क्यूरेटिव पिटीशन की याचिका दाखिल की जा सकती है। तो 2002 से लेकर के 2023 तक यात्रा, 2002 से 2023 तक अशोक हुर्रा का जो ग्राउंड बताया गया है, रूपा अशोक हुर्रा ग्राउंड बताया गया, लेकिन इस ग्राउंड को क्या कर दिया गया? संकुचित कर दिया गया। किस केस में? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन कार्बाइड। तो क्या है इसमें? 3 ग्राउंड ये बताया गया कि जब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, न्याय की घोर हत्या हो गई हो, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि न्याय नहीं दिया गया है। जो वरिष्ठ 3 न्यायाधीश हैं उनके पास जब क्यूरेटिव पिटीशन भेजा जाएगा याचिका, तो उनको देखने से लगे कि हाँ न्याय उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं दिया गया है, उस व्यक्ति को न्याय नहीं दिया गया है, तो क्या करेगा? वो ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। या सेकेंड नंबर पर फ्रॉड। तो फ्रॉड क्या हो जाएगा?
वही जो नेचुरल जस्टिस में जो बायस डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, पक्षपात का जो सिद्धांत है, वो फ्रॉड में, और जो कोई व्यक्ति है डिसीजन में किसी व्यक्ति के पक्ष में जानबूझ करके उसके पक्ष में डिसीजन देता है, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। उसके बाद या फिर किसी फैक्ट को छुपा लेता है, जो फैक्ट को बताना चाहिए तो उस फैक्ट को छुपा लेता है, तो उसको फ्रॉड आ जाएगा। ये है सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। तो जो मटेरियल फैक्ट है उसका दमन कर लिया जाता है, अर्थात जिन बिंदुओं को जिन बिंदुओं को कंसीडर करना चाहिए, जिन बिंदुओं पर सुनवाई होना चाहिए, उस पर सुनवाई नहीं करता है न्यायाधीश, तो क्या हो जाएगा, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स हो जाएगा। आगे रहा वीडियो आप लोग को अगर समझ आया हो, और चैनल पे जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने मित्रों के पास जो भी इसका लाभ उठा सकते हैं उनके पास इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।